गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 24 मई 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। फ्री पीडीएफ आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार या इंग्लिश में इसको शॉ प्राइज बोला जाता है, इससे सम्मानित किया गया है? देखिए, विज्ञान के अलग अलग क्षेत्र में ये दिया जाता है, जैसे बायोलॉजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस और एक आपकी कैटेगरी है एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान। तो इसमें भारतीय मूल के एक प्रोफेसर हैं कैलटेक में, यानी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका में, वहां पर ये प्रोफेसर है और इनको इस बार ये अवार्ड दिया गया है। भारतीय मूल के हैं इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सर का नाम है श्रीनिवास कुलकर्णी। याद रखिएगा कौन सी कैटेगरी में मिला है इनको, एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान की कैटेगरी में मिला है। तो इसको देखते हैं। 21 मई को शॉ पुरस्कार फाउंडेशन ने अमेरिका में खगोल विज्ञान के भारतवंशी प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को एस्ट्रोनॉमी में शॉ पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की है। इनका जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो है मिली सेकेंड पल्सर, गामा रे विस्फोट, सुपरनोवा जैसी घटनाओं पर ये स्टडी करते हैं, इसके लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। इसके अलावा जो बाकी कैटेगरी है वो भी मैंने डाले हैं। श्रीनिवास के अलावा अमेरिका के स्वी लेथिन और स्टुअर्ट आर्किन को बायोलॉजी के लिए शॉ अवार्ड मिला है और मैथमेटिकल साइंसेस के लिए पीटर सरनॉक को शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आप अवार्ड जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। श्रीनिवास आर कुलकर्णी सर को दिया गया है। ये देखिए, दो बहुत चर्चा में रहे हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन जी मात्र 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। इससे अभी 2 दिन पहले देखिए एक न्यूज और चर्चा में थी। भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? 55 साल की ज्योति रात्रे जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है, वो भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है। और जो भारत की सबसे यंगेस्ट बनी है वो बनी है काम्या कार्तिकेयन जी। नीचे मैं आपको दिखा देता हूं और जो महिलाएं कुछ चर्चा में रही हैं वो हम देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे जी, 55 साल की उम्र में इन्होंने ये कारनामा किया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जूडिथ सुमिनवा तलुका। मेघालय की पहली महिला डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी है? इदाशीशा नोंगरेंग बनी है। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है? लिंडी कैमरन बनी है। विटली गोल्ड अवार्ड 2024, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी को मिला है, जो असम की एक पर्यावरण संरक्षण करता है और एक पक्षी होता है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, जिसको हिंदी में हरगिला सारस बोला जाता है। उसके संरक्षण के क्षेत्र में ये काफी बेहतरीन उन्होंने काम किया है। इनको ये सेकेंड टाइम अवार्ड दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कैम्ब्रिज के द्वारा समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 MENA यानी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र के लिए जीना जस्टिस जी को दिया गया है। ये शारजाह जो यूएई में है आपका, जहां पर क्रिकेट स्टेडियम भी है, वहां पर एक महिला स्कूल में शिक्षक है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये ग्रीन ऑस्कर है। इसके अलावा एक ग्रीन नोबेल भी अभी दिया गया है, जिसको आप गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार बोलते हैं, ठीक है। उसका दूसरा नाम, ऑफिशियल जो नाम है वो गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार है। वो एशिया के क्षेत्र से आलोक शुक्ला, ठीक है, आलोक शुक्ला जी को दिया गया है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में एक वन है हसदेव वन, उसको संरक्षित करने में या उसको बचाने में बहुत अहम रोल प्ले किया है। और जो हसदेव वन है, ठीक है, ये एक हसदेव नदी भी है, ठीक है, जो आपकी महानदी की सहायक नदी है या महानदी की ट्रिब्यूटरी है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्रीन ऑस्कर पूर्णिमा देवी बर्मन, ग्रीन नोबल जिसको ऑफिशियली गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज बोला जाता है, वो आलोक शुक्ला जी को मिला है एशिया के क्षेत्र से। आगे चलते हैं। AFC महिला विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए इसमें मैंने नीचे और भी इवेंट्स डाले हैं। अभी AFC ने 2 टूर्नामेंट्स की घोषणा कर दी है। 2026 का जो एशिया कप है और 2029 का जो एशिया कप है, ये कहां पर होस्ट किया जाएगा? AFC आपका क्या होता है? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ठीक है। इन्होंने 2 की घोषणा की है और 2026 का जो ये टूर्नामेंट है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा और 2029 का जो टूर्नामेंट है ये उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, नीचे दोनों मैंने डाल दिए हैं कि 2026 का ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया, 2029 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा अभी फीफा ने, जो फेडरेशन डे फुटबॉल एसोसिएशन है, उसने वुमेन्स के फीफा विश्व कप की घोषणा भी करी है 2027 की, तो वो भी हम नीचे देखते हैं। यहां पर अगर आप पढ़ेंगे,
फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 जो इसका 10वां संस्करण होगा, ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है? साउथ अमेरिका में। ब्राजील आपका साउथ अमेरिकी देश है। साउथ अमेरिका में महिला विश्व कप का ये पहला टूर्नामेंट होने वाला है। अभी तक साउथ अमेरिका में ये आयोजित नहीं किया गया है। पिछला जो संस्करण था यानी 9th एडिशन इसका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा और स्पोर्ट्स इवेंट्स देखते हैं। थाईलैंड ओपन सुपर 500 मेंस डबल्स जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। और इसी के साथ इनकी जो BWF बैडमिंटन की रैंकिंग जारी संस्था है उसमें इनकी रैंक 1 हो गई है। ठीक है, तो भारत की टॉप जोड़ी इस समय ये बन गई है विश्व लेवल पर। सुल्तान अजलन शाह कप 2024 हॉकी का एक टूर्नामेंट है और मलेशिया में आयोजित किया जाता है। जापान ने फाइनल में पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? जापान का ये फर्स्ट टाइटल है यानी पहला टाइटल है। इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल का जो टूर्नामेंट है इसको मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। फाइनल में इन्होंने वेनहैम को हराया और ये इनका रिकॉर्ड 8वां टाइटल है। केपी श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में बने हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पर हुई थी? कोबे जापान में आयोजित की गई थी। इसमें एक रेस की कैटेगरी में भारतीय महिला ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। आप उनका मुझे कमेंट कर नाम बताइए। मेंस T20 विश्व कप कहां पर आयोजित किया जा रहा है? यूएसए और वेस्ट इंडीज में ज्वाइंट रूप से। मात्र 8 दिन इसमें शेष अब रह गए हैं। इसी के साथ वुमेन्स का T20 विश्व कप 2024 का कहां आयोजित किया जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट स्पोर्ट्स के आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजपूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो किसको प्रदान किया गया है? परग्वे के राजदूत को या एम्बेसडर को। नीचे आप पढ़ेंगे इनका नाम। परग्वे के राजपूत जोस अगुएरो अविला को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया गया। परग्वे दक्षिणी अमेरिका का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है यानी इसका कहीं भी ओपनिंग सी में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा कुछ हाल के और पुरस्कार देख लेते हैं जो चर्चा में रहे हैं। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड ये शबाना आजमी को दिया गया है। PSU समर्पण पुरस्कार हेमंत खत्री जी को दिया गया है जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 पवन सिंधी जी को दिया गया है जो सोशल वर्कर है। ट्रीसेंट्रिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता या एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर 2023 DBS बैंक इंडिया को दिया गया है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार जो आपकी किताबें होती हैं, कहता है कि किताब की पहचान उसके कवर से ही होती है, तो कवर को डिजाइन करने के लिए भावी मेहता जी को, ठीक है, भावी मेहता जी को एक किताब है द बुक ब्यूटीफुल, उसका कवर इन्होंने डिजाइन किया है और उसके लिए इन्हें बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार दिया गया है। यूनेस्को का गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार 2024 तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और ये सभी फलस्तीनी पत्रकारों को इस बार दिया गया है। आगे चलते हैं। विश्व कछुआ दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टर्टल डे आपका 23 मई को मनाया जाता है। जो समुद्री जीव होते हैं स्पेशली टर्टल, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ और जो दिवस अभी मई महीने में चर्चा में रहे हैं वो देख लेते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये 11 मई को मनाया गया और इस बार की इसकी थीम क्या रही? कीट या इंसेक्ट्स। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया क्योंकि 11 मई को ही 1998 में हमने पोखरण का द्वितीय या हमने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इससे पहले 1974 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में किया गया था। 1998 वाला पोखरण 2 टेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में किया गया था और इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के वैज्ञानिकों के सम्मान में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की घोषणा की थी। उन्होंने नारा भी दिया था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया आपका एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम क्या रही? अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, यानी जो पर्यावरण में हमारा क्राइसिस आ रहा है, पर्यावरण में असंतुलन फैल रहा है, उसके लिए प्रेस किस तरीके से काम कर सकती है या एक पृथ्वी के बेनिफिट के लिए प्रेस किस तरीके से काम कर सकती है, ये इसकी थीम इस बार रही है। आप एक बार जरूर देखिएगा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आप जरूर देखिएगा। इसमें भारत की रैंक क्या है और इसमें किसकी रैंक 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। टोक्यो विश्वविद्यालय ने विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी बनाई है चिली के अटाकामा मरुस्थल में, ठीक है।
आपको पता है अटाकामा जो दुनिया का सबसे ड्राईएस्ट या सूखा मरुस्थल है, वहीं पर एक क्षेत्र है एंटोफगास्टा क्षेत्र चिली में, वहां पर जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने ये ऑब्जर्वेटरी बनाई है। दुनिया की इस समय ये हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है और वहां पर एक शिखर है जहां पर ये बनाई गई है, उस शिखर का नाम भी हम याद कर लेते हैं, चाजनतोर के शिखर पर। तो चाजनतोर एक पीक है, वहां पर ये बनाई गई। इसके अलावा देखिए जैसे ये एक चर्चा में है प्लेस, इसी तरह कुछ और प्लेस चर्चा में रहे हैं, वो हम देख लेते हैं, मैंने सारे इसमें डाल दिए। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल यानी कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल अभी कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? भूटान में इनॉग्रेट किया गया है। विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल, जो पानी में आपके ब्लू होल होते हैं, वो तामजा ब्लू होल इसको नाम दिया गया है और चेतुमल खाड़ी है मैक्सिको में, वहां पर ये वैज्ञानिकों ने ढूंढा है। भारत की सबसे ऊंची सुरंग ये कहां पर स्थित है? सेला सुरंग को ऑफिशियली भारत की सबसे ऊंची सुरंग मान लिया गया है। लगभग 2.598 किलोमीटर ये लंबी है और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 13,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में दो पास हैं आपके इंपॉर्टेंट, एक तो सेला पास है या सेला दर्रा है, दूसरा दर्रा है वहां पर बॉमडिला। ये भी पूछता रहता है, बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत फेमस बौद्ध मठ भी है, मोनेस्ट्री है, जिसका क्या नाम है? तवांग मोनेस्ट्री, इसको भी याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में जो चीन से हमारा बॉर्डर बनता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मैकमोहन लाइन। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहण और भंडारण सुविधा, इसका ऑफिशियली नाम क्या है? मैमथ। और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है या अक्रिय वॉल्केनो है जो अब शांत हो चुका है आइसलैंड में, वहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। पर्यावरण से या वायुमंडल से सीधे आपका कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर ये करेगा। आगे चलते हैं। इंडियन ऑयल ने किस देश को 100 ऑक्टेन रेटिंग प्रीमियम तेल XP 100 का पहला पार्सल भेजा है? तो देखिए सबसे पहले आपसे यही पूछ सकता है कि XP 100 जो प्रीमियम ऑयल है जिसकी ऑक्टेन रेटिंग 100 है, ये कौन से कंपनी का उत्पाद है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, आपसे ऐसे पूछ सकता है। तो ये इंडियन ऑयल का उत्पाद है। और देखिए ऑक्टेन रेटिंग क्या होती है मैं बता देता हूं। ऑक्टेन रेटिंग आपका जो पेट्रोल होता है इसकी एंटी नॉकिंग कैपेबिलिटी बताता है। 100 ऑक्टेन रेटिंग मतलब सबसे बेस्ट फ्यूल ये होगा, इसकी जो नॉकिंग टेंडेंसी है बहुत कम होगी और हाईली एफिशिएंट होगा, इसीलिए इसको सुपर कार्स वगैरह में या बहुत प्रीमियम व्हीकल्स में यूज किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर डीजल की बात करें, ठीक है, तो डीजल में होती है आपकी सीटेन रेटिंग। जैसे पेट्रोल में आपकी ऑक्टेन होती है, डीजल में आपकी सीटेन रेटिंग होती है, इसको याद रखिएगा। तो ये किया है आपका श्रीलंका को हमने अभी एक्सपोर्ट, इसकी पहली पार्सल थी इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कहां से हमने एक्सपोर्ट किया है? मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से भेजा गया था। इसके अलावा कुछ और एक्सपोर्ट जो भारत से अभी या भारत ने दूसरे देशों को किया है उसको हम देख लेते हैं। अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया गया है, किसको? फिलीपींस को। ब्रह्मोस मिसाइल आप सभी को पता होगा, इंडिया और रशिया का जॉइंट इनिशिएटिव है। सिट्रोएन जो कि फ्रेंच कार निर्माता है, इसके द्वारा ई वाहनों का निर्यात किया गया है। और ये कहां पर किया गया है? इसकी पहली खेप इंडोनेशिया को भेजी गई है। ये जो निर्यात किया गया था ये कामराजार पोर्ट से किया गया था। ठीक है, कामराजार पोर्ट आपका चेन्नई में उपस्थित एक मेजर पोर्ट है। पहले इसको एन्नोर बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम कामराजार पोर्ट है। भारत से इलेक्ट्रिक कारों का निर्यात करने वाली ये पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। तो सिट्रोएन याद रखिएगा। सिट्रोएन ने भारत में अभी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया है, महेंद्र सिंह धोनी जी को। ठीक है, तो फ्रेंच कार निर्माता है। नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी गई, तो भारत सरकार ने भी नेपाल को ये गिफ्ट की है। इसके अलावा राइट्स जो एक एक्सपोर्ट विंग है इंडियन रेलवे का, उसने कहा है कि बांग्लादेश के साथ एक टाई अप किया है कि हम आपको 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कैरेज जो आपके रेलगाड़ी के डब्बे होते हैं वो आपूर्ति करेगा। तो ये सारे अभी चर्चा में रहेंगे। हाल ही में किस कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं वाले कंप्यूटर की एक नई श्रेणी को पायलट प्लस पीसीस यानी पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो देखिए ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कंप्यूटर है और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। को पायलट प्लस पीसी अब तक निर्मित सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान विंडोज पीसी है। अविश्वसनीय 40 टॉप्स यानी प्रति सेकंड ट्रिलियन ऑपरेशन, टॉप्स मतलब होता है ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, पूरे दिन की बैटरी लाइफ और सबसे उन्नत एआई मॉडल तक पहुंच में सक्षम, नए सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन की आपको पता है क्या बनते हैं? आईसी चिप्स वगैरह बनते हैं, क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर या अर्धचालक होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन्हीं से आपके इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनते हैं या प्रोसेसर बनते हैं।
को पायलट प्लस पीसी आपको यह काम करने में सक्षम करेगा जो आप किसी अन्य पीसी पर नहीं कर सकते। तो बहुत एफिशिएंट और एक एआई सुपर कंप्यूटर है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला सामने आया? देखिए, बर्ड फ्लू जो होता है ये एवियन इन्फ्लुएंजा इसको बोला जाता है। इसमें आपका जो नेसल ट्रैक्ट होता है, गला, नाक, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, जैसे हमें कोल्ड में होता है। मानव में इसका ट्रांसमिशन बहुत रेयर होता है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके का पहला मामला देखने में आया है। ठीक है, तो H5N1 याद रखिएगा, आपका बर्ड फ्लू को बोला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में इसका हमें अभी पहला मानव मामला देखने के लिए मिला है। यहां पर आप नीचे इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जो बीमारियां चर्चा में रही हैं वो हम देखते हैं। कावासाकी रोग, तो अभी देखिए कोयम्बटूर में 2 बच्चों को कावासाकी रोग हो गया था, उनको इससे खतरे से बाहर कर लिया गया है। ये एक दुर्लभ हार्ट डिजीज है, ये आप याद रखिएगा। दिल से संबंधित ये बीमारी है। इसमें आपकी आंखों का जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है वो रेड होने लगता है, फिंगर की जो टिप्स हैं वो रेड होने लगती हैं, जीभ आपकी रेड होने लगती है। तो काफी रेयर ये रोग है। इसके अलावा बात करें मेनिंजाइटिस, तो देखिए मेनिंजाइटिस जो रोग है, जो हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अगर इस प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको मेनिंजेस बोला जाता है, इस प्रोटेक्टिव लेयर को मेनिंजेस कहते हैं, अगर इसमें सूजन आने लगती है किसी कारण से, वो बैक्टीरियल हो सकती है, वायरस हो सकती है, या फिर किसी एक्सटर्नल चोट के कारण भी हो सकती है, तो इसको बोला जाता है मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस से संबंधित 5 अलग अलग वेरिएंट होते हैं। ठीक है, जैसे कोरोना के अलग अलग वेरिएंट आए थे, ऐसे ही मेनिंजाइटिस के 5 अलग अलग वेरिएंट हैं। तो उसी को ट्रीट करने के लिए एक वैक्सीन लॉन्च किया गया है, MEN5CV। ठीक है, MEN5CV आपका MEN मतलब मेनिंजाइटिस को ट्रीट करेगा, 5 मतलब इसके 5 वेरिएंट हैं। इसके लिए एक वैक्सीन लॉन्च की गई है, और सबसे पहले इसको कौन से देश में इंट्रोड्यूस किया गया है? तो पहला देश है इसमें नाइजीरिया। अभी ये बहुत करंट अफेयर्स में हो सकता है आपसे पूछ ले। इसके अलावा देखिए, हैजा यानी कॉलरा भी बहुत चर्चा में है। एक तो कीनिया में बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि कीनिया में आपको पता होगा बाढ़ वगैरह की बहुत समस्या अभी चल रही है। साइक्लोन हिदाया का वहां पर खतरा मंडरा रहा था। भारत सरकार ने $1 मिलियन की हेल्प भी उसको भेजी है, और 2 भारत ने राहत सामग्री की खेप भी कीनिया को भेजी थी। तो वहां पर पानी होने के कारण, क्योंकि ये जो हैजा रोग है ये पानी से बहुत ज्यादा फैलता है, तो रुका हुआ पानी वहां पर है, जिसकी वजह से साफ पानी ना होने के कारण हैजा की घटनाएं कीनिया में बहुत सारी हो रही थी। तो हैजा के बारे में थोड़ा सा मैंने डाला है। वाइब्रियो कॉलरे, तो एक सबसे पहले याद रखना है, हैजा जो है आपका बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? वाइब्रियो कॉलरे। अभी देखिए, साउथ कोरिया की एक कंपनी है यू बायोलॉजिकल्स। ठीक है, यू बायोलॉजिकल्स ने ओरल वैक्सीन एक बनाई है, जिसका नाम है यूवी चॉल एस। ठीक है, यूवी मतलब यू बायोलॉजिकल्स का यू, और चॉल मतलब आपका ये कॉलरा। तो इसको WHO के द्वारा प्री क्वालिफाई कर दिया गया है यूज करने के लिए। तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आगे धीरे धीरे और ट्रायल्स वगैरह होंगे, तब इसको मार्केट में प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे यूवी चॉल एस क्या है, तो हैजा से संबंधित एक ओरल वैक्सीन है। तो ये सारी बीमारियां अभी चर्चा में रही हैं। अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, उजानी बांध में अभी एक काफी हृदय विदारक घटना हो गई। वहां पर एक नाव पलट गई, जिसकी वजह से कुछ बच्चों की वहां पर मृत्यु हो गई। तो ये बहुत वैसी घटना थी, इसलिए उजानी बांध चर्चा में था। तो उजानी बांध जो है आपका ये भीमा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, भीमा नदी आपकी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, और कहां पर है ये? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक डैम है। ठीक है, अगर बात करें उजानी बांध के बारे में, तो ये सोलापुर जिले में उज्जनी गांव के पास भीमा नदी पर स्थित है। भीमा नदी, जिसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है, और ये कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। देखिए, कृष्णा नदी की सहायक नदियां वैसे भी पूछता रहता है, तो मैं आपको सारी कृष्णा नदी की सहायक नदियां बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है तुंग भद्रा। ठीक है, दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट है कोयना। अब देखिए, एक और चीज है, उजानी बांध आपका भीमा नदी के ऊपर है। कोयना जो नदी है, इसके ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, जिसको कोयना डैम बोला जाता है। तो अगर आपसे कोयना डैम पूछे कहां पर है, तो कोयना डैम भी आपका महाराष्ट्र में ही स्थित है, कोयना नदी के ऊपर। इसके अलावा वरना, ये एक सहायक नदी है। घटप्रभा, ठीक है, एक माल प्रभा, दूध गंगा, ठीक है, दूध गंगा। इसके अलावा एक और है मूसी। मूसी भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये सारी आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, और जो डैम हमारे अभी लगातार चर्चा में रहे हैं वो देख लेते हैं।
मुल्ला पेरियार डैम, ये तो लगातार आता ही रहता है। ये पेरियार नदी के ऊपर केरल में बना हुआ है और इसमें हमेशा केरल और तमिलनाडु के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर विवाद रहता है। अभी सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसको लेकर तमिलनाडु सरकार ने आपत्ति जताई थी। पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मतलब इसमें आपका सिंचाई परियोजनाएं हैं, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराता है, इसके अलावा बिजली भी इससे प्रोड्यूस की जाती है। गोदावरी रिवर पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा एक और चर्चा में था शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट। तो शाहपुर कंडी जो डैम है ये रावी नदी में स्थित है, कहां पर, पंजाब के पठानकोट। ठीक है, तो ये सारे डैम अभी चर्चा में रहे हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो यही आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, एक्स्ट्रा फैक्ट्स पसंद आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।